दोस्तों, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड इंसानों के लिए हमेशा ही रहस्यमय और रोमांच से भरे साबित हुए हैं। इंसानों की बढ़ती हुई प्रगति और उनकी जिज्ञासा ने उन्हें मजबूर कर दिया अंतरिक्ष और ब्रह्मांड की इस रोमांच से भरी दुनिया में कदम रखने को। अंतरिक्ष को खंगालने की इस दौड़ में दुनिया भर के कई सारे देशों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1957 में सोवियत यूनियन ने सबसे पहला मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक को अंतरिक्ष में लॉन्च करके झंडे गाड़ दिए। सोवियत यूनियन, जो आज के समय रसिया है, वो उस समय खूब चर्चा में आई और विश्व के सारे देशों ने रूस की इस उपलब्धि की सराहना भी की। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और रूस के संबंध कुछ खास अच्छे नहीं थे। सोवियत यूनियन की इस उपलब्धि के बाद स्पेस रेस की दौड़ में शुरू हुआ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर। और यूं तो इस कोल्ड वॉर के कारण अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष विज्ञान में काफी प्रगति की। इन दोनों देशों ने अपने नाम कई कीर्तिमान हासिल किए और हम अंतरिक्ष के अलावा चांद पर भी पहुंच पाने में सफल हुए। लेकिन इन सब के बीच अंतरिक्ष की इस दौड़ में इन दोनों देशों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। कई बार तो इन देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बहुत बड़े फेलियर्स भी देखने पड़े। ये फेलियर्स मामूली बिल्कुल भी नहीं थे। इतिहास में हुए इन कुछ फेलियर्स ने वैज्ञानिकों की सालों भर की मेहनत बर्बाद करने के साथ साथ इंसानों की जान तक ले ली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अंतरिक्ष में हुए कुछ दिल दहला देने वाले हादसों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनके बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। अपोलो 1 डिजास्टर 1967। साल 1962 में अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी वासियों के सामने एक ऐलान किया कि वे किसी न किसी तरीके से आने वाले कुछ सालों में इंसानों को चांद की सतह तक सफलतापूर्वक पहुंचाकर उन्हें धरती पर कामयाबी के साथ लौटा भी लाएंगे। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए जॉन एफ कैनेडी ने नासा को अगले 10 सालों के लिए चांद से जुड़े मिशंस पर काम करने को कहा और इस दौरान इंसानों को चांद तक पहुंचाने के साथ साथ सही सलामत धरती पर लाने का लक्ष्य भी दिया। नासा ने कहे अनुसार मून मिशंस पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन इंसानों की चांद पर जाने की इस ख्वाहिश ने 3 एस्ट्रोनॉट्स की जान ले ली। अमेरिकी इतिहास में सबसे पहला जानलेवा स्पेस फ्लाइट एक्सीडेंट 27 जनवरी 1967 को हुआ, जब अपोलो स्पेस प्रोग्राम का पहला मैन्ड मिशन किया जा रहा था। अपोलो 1 मिशन में 3 क्रू मेंबर्स को शामिल किया गया था। इनमें से पहले क्रू मेंबर का नाम था ग्रीशियम। ये कोरियन वॉर में फ्लाइट जेट पायलट थे और ये इससे पहले भी एक और स्पेस मिशन में जा चुके थे। उन्होंने पिछले स्पेस मिशन को अच्छे से कमांड किया था और इसी कारण इन्हें अपोलो 1 मिशन के लिए भी चुना गया। एड वाइट दूसरे क्रू मेंबर थे। ये एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट कर्नल भी रह चुके थे। 1965 में एड वाइट जेमिनी मिशन का हिस्सा रह चुके थे और उसी दौरान इन्होंने सबसे पहला स्पेस वॉक भी किया था। उनका ये स्पेस वॉक आज भी एक यादगार स्पेस वॉक के रूप में याद किया जाता है। तीसरे क्रू मेंबर का नाम था रोजर शेफी। रोजर शेफी को किसी स्पेस मिशन का तजुर्बा तो नहीं था, लेकिन ये भी 4 सालों से जेमिनी स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा रह चुके थे और 5 सालों के बाद इन्हें स्पेस मिशन में हिस्सा लेने का मौका मिला। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स का कहना था कि अपोलो मिशन उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। एस्ट्रोनॉट्स के मुताबिक इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में अभी भी कई सारी खामियां थीं और उसमें इंजीनियरिंग चेंजेस की जरूरत पड़ती, लेकिन बावजूद इसके नासा ने काउंटडाउन टेस्ट शुरू कर दिया। एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर इस स्पेसक्राफ्ट में बैठ गए, लेकिन इसके थोड़े ही देर बाद उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई में एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जिसकी जानकारी एस्ट्रोनॉट्स ने बाहर मौजूद मेंबर्स को दी और 1 घंटे बाद ही इस समस्या को सुलझा लिया गया। इस दिक्कत को तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन उसके बाद ही कम्युनिकेशन सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। और इससे पहले कि कम्युनिकेशन सिस्टम की दिक्कतों को सॉल्व किया जाता, उससे पहले ही आग की लपटें स्पेसक्राफ्ट के अंदर पहुंच गईं और इन आग की लपटों को नासा के क्रू सेक्शन के मॉनिटर में साफ साफ देखा जा सकता था। आग का पता चलते ही टेक्नीशियंस दौड़े दौड़े आए और किसी तरह से इस आग को कंट्रोल कर पाने में सफल भी हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्पेसक्राफ्ट कमांड मॉड्यूल टूट चुका था और स्पेसक्राफ्ट के अंदर तीनों क्रू मेंबर्स की दर्दनाक मौत हो गई थी। नासा द्वारा किए गए इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर कुछ खुले वायर्स से चिंगारी निकली थी और ऑक्सीजन की मौजूदगी में इस छोटी सी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। एक और बड़ी दिक्कत जो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई वो थी स्पेसक्राफ्ट का डोर यानी दरवाजा। इसे अंदर से ऑक्सीजन को बरकरार रखने और एस्ट्रोनॉट्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट के अंदर आग लगी तो प्रेशर के कारण ये दरवाजा बेहद टाइट हो गया, जिसे खोलना लगभग नामुमकिन था।
क्रू मेंबर्स ने इसे खोल स्पेसक्राफ्ट के बाहर निकलने की कोशिश तो की, लेकिन असफल हुए और स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई। इस भयानक हादसे के बाद नासा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और इस स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन में काफी चेंजेस किए गए। साथ ही इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इस स्पेसक्राफ्ट में कई सारे बदलाव किए गए। वो सारी चीजें स्पेसक्राफ्ट से हटा दी गईं जिससे आग लगने का खतरा था और स्पेसक्राफ्ट के विंडो भी परिवर्तन किए गए। तीनों एस्ट्रोनॉट्स को श्रद्धांजलि दी गई और ये हादसा नासा के लिए एक बहुत बड़ा सबक साबित हुआ, जिसके बाद एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी के लिए नासा ने कई कदम उठाए। सोयूज 1 डिजास्टर। दोस्तों, अब मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसके बारे में जानकर आपका भी मन विचलित हो जाएगा। अपोलो 1 डिजास्टर के महज 3 महीनों बाद रशियन कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव भी एक स्पेस दुर्घटना का शिकार होकर दुनिया से चल बसे। 23 अप्रैल 1967 को सोयूज 1 नामक स्पेसक्राफ्ट में बैठकर व्लादिमीर कोमारोव अंतरिक्ष में गए थे। इस स्पेसक्राफ्ट को सोवियत के बीकानूर बेस से लॉन्च किया गया। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही व्लादिमीर कोमारोव को पता चल गया था कि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई न कोई दिक्कत तो जरूर है। बावजूद इसके कोमारोव इस स्पेसक्राफ्ट के साथ अंतरिक्ष में पहुंच गए थे। उन्होंने धरती के 18 चक्कर लगाए और तकरीबन 27 घंटे अंतरिक्ष में बिता भी चुके थे, लेकिन जब धरती पर वापस आने की बारी आई तो कोमारोव के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ। आपको बता दें कि व्लादिमीर सोवियत यूनियन के फाइटर प्लेन के पायलट रह चुके थे, इसीलिए उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया। इस मिशन के लिए 3000 लोग सामने आए थे, लेकिन व्लादिमीर को ही इस मिशन के लिए परफेक्ट कैंडिडेट के रूप में चुना गया। दोस्तों, इससे पहले 4 अगस्त 1964 को भी व्लादिमीर दुनिया के सबसे पहले स्पेस मिशन के लिए चुने गए थे। इसके 8 दिन बाद बीकानूर बेस से ही अपने 2 साथियों के साथ स्पेसक्राफ्ट में बैठकर व्लादिमीर अंतरिक्ष यात्रा के लिए चले गए। ये मिशन पूरी तरह सफल हुआ और इसी मिशन के बाद रूस के लोग व्लादिमीर को जानने लगे और उनकी एक अच्छी पहचान बनी और वे सोवियत यूनियन में बेहद फेमस भी हुए। इसके बाद सोयूज 1 मिशन के तहत यूरी गागरिन और व्लादिमीर को अंतरिक्ष में भेजने की बात चलने लगी। शुरू में ये तय किया गया कि कोमारोव और यूरी गागरिन को साथ साथ इस स्पेसक्राफ्ट में भेजा जाएगा, लेकिन बाद में फिर यही तय किया गया कि कोमारोव को अकेले ही सोयूज 1 स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा और यूरी गागरिन को एक विकल्प के तौर पर रखा जाएगा। मतलब अगर किसी कारणवश कोमारोव जाने से मना कर देते हैं तो फिर यूरी गागरिन को भेजा जाएगा। इस मिशन के कुछ समय पहले ही कोमारोव को ये पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में कुछ गड़बड़ी है, लेकिन इसका पता होते हुए भी कोमारोव ने अपनी जान से खेलते हुए इस मिशन को करने का फैसला किया और कहा कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे एक खुले ताबूत में जला दिया जाए। इसका मतलब कोमारोव को भी पता था कि ये मिशन उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। 23 अप्रैल 1967 को ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ और लॉन्च होने के कुछ समय बाद ही इसमें दिक्कत आने लगी। स्पेसक्राफ्ट में 2 सोलर पैनल्स लगे हुए थे जिन्हें आगे जाकर खुलना था, लेकिन जब इन पैनल्स के खुलने का समय आया तब ये पूरी तरह से नहीं खुल पाई, जिसके कारण जितनी एनर्जी स्पेसक्राफ्ट को चाहिए थी उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही थी। स्पेसक्राफ्ट के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता था और धरती से इस स्पेसक्राफ्ट को मॉनिटर कर रहे लोगों को इस बात का अंदेशा हो गया था। स्पेसक्राफ्ट के इस नाजुक हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सोयूज 2 को इस स्पेसक्राफ्ट यानी कि सोयूज 1 की मदद करने के लिए भेजा जाएगा। सोयूज 2 अंतरिक्ष में जाकर सोयूज 1 में आई खराबियों को ठीक करेगा, लेकिन कुछ कारणवश इस डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं किया गया और वही हुआ जिसका डर सबको था। धरती के 18 चक्कर लगाने के बाद कोमारोव ने धरती पर वापस आने का फैसला किया। ये स्पेसक्राफ्ट एक कैप्सूल की तरह था और इस पर 2 पैराशूट लगे थे जिनका काम था धरती पर तेजी से आते कैप्सूल की गति को कम करना, जिससे सेफ लैंडिंग हो सके। लेकिन दोनों में से एक भी पैराशूट लैंडिंग के वक्त नहीं खुले। पैराशूट न खुलने की वजह से स्पेसक्राफ्ट की गति में कोई परिवर्तन नहीं आया और बेहद ही तेजी से स्पेसक्राफ्ट धरती की सतह से टकराकर ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में कोमारोव की बेहद ही दर्दनाक मौत हुई। सोयूज 11 डिजास्टर। साल 1969 में जब अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर इंसानों को सफलतापूर्वक लैंड करवा धरती पर वापस उतर चुका था, तो इंसानों के लिए ये एक गर्व की बात तो थी ही,
लेकिन सबसे ज्यादा खुश जाहिर तौर पर अमेरिका था। और हो भी क्यों ना, इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद सभी ये मान चुके थे कि अमेरिका रसिया के साथ हो रहे कोल्ड वॉर में जीत गया। और था भी कुछ ऐसा ही, लेकिन रसिया कहीं न कहीं अमेरिका की इस उपलब्धि से ज्यादा खुश नहीं था। पर चांद पर दोबारा मिशन करने की बजाय रसिया ने कोशिश की कि वो स्पेस में ही एक स्पेस स्टेशन का निर्माण कर ले, जिससे उनकी छवि दुनिया की नजरों में एक बार फिर से बढ़ जाए। और रसिया ने अपना पूरा ध्यान स्पेस स्टेशन बनाने की ओर केंद्रित किया और वैज्ञानिकों की कई सालों की मेहनत के बाद आखिरकार रसिया अपनी इस योजना में कामयाब हो ही गया। रसिया ने अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बना लिया था। 19 अप्रैल 1971 को सैल्यूट 1 नामक इस स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया और इसी के साथ रसिया स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला पहला देश बना। अब दोस्तों, इस स्पेस स्टेशन को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती थी और रिफ्यूल करने के लिए धरती से रॉकेट्स को स्पेस स्टेशन भेजा जाता था, जो स्पेस स्टेशन में जाकर रिफ्यूलिंग करते थे। सबसे पहला रिफ्यूलिंग मिशन 22 अप्रैल 1971 को किया गया, जिसके तहत सोयूज 10 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया। लेकिन सोयूज 10 स्पेसक्राफ्ट के शिप कंप्यूटर के साथ कुछ दिक्कत थी, जिसके कारण सोयूज 10 स्पेस स्टेशन को रिफ्यूल कर पाने में असफल रहा और इस मिशन के क्रू मेंबर्स को निराशापूर्वक धरती पर लौटना पड़ा। सैल्यूट 1 स्पेस स्टेशन अभी भी धरती के चक्कर काट रहा था और उसे रिफ्यूलिंग की जरूरत थी। इसी काम को पूरा करने के लिए उसी साल जून के महीने में सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स थे। ये मिशन सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था और कुछ हद तक सफल हो भी गया था, क्योंकि इसका मुख्य काम, जो कि स्पेस स्टेशन को रिफ्यूल करना था, वो सक्सेसफुली पूरा हो चुका था। इस स्पेसक्राफ्ट में बैठे 3 क्रू मेंबर्स भी स्पेस स्टेशन में पहुंच गए। स्पेस स्टेशन में रहते हुए तीनों क्रू मेंबर्स ने मिशन कंट्रोल के साथ बात करते हुए लाइव टेलीविजन ब्रॉडकास्ट भी किया। यहाँ तक कि क्रू मेंबर्स ने पैट शायद का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया, जो कि उन्हीं 3 क्रू मेंबर्स का हिस्सा थे। पैट शायद 38 साल के हो गए थे और स्पेस स्टेशन में मौजूद बाकी 2 क्रू मेंबर्स ने जोरों शोरों से उनका ये जन्मदिन यादगार बनाया। हालांकि वो इस बात से अनजान थे कि ये उनका आखिरी जन्मदिन होने वाला है। स्पेस स्टेशन में रहते हुए कॉस्मोनॉट्स ने उस समय की कम्युनिटी पार्टी को सपोर्ट करते हुए वीडियोस भी लाइव ब्रॉडकास्ट किए। वहाँ पर ट्रेडमिल भी फिटेड था, जिस पर कॉस्मोनॉट्स ने एक्सरसाइज भी की। स्पेस स्टेशन में रहते हुए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट किए और उनके रिजल्ट्स फॉर ऑब्जर्वेशंस वे लगातार धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेज रहे थे। स्पेस स्टेशन 21 मीटर लंबा था और 100 क्यूबिक मीटर जितना उसका एरिया था। इतने एरिया में सारे कॉस्मोनॉट्स आराम से अपने एक्सपेरिमेंट्स को अंजाम दे सकते थे। अपने मिशन को पूरा करने और स्पेस स्टेशन में 22 दिन गुजारने के बाद सारे कॉस्मोनॉट्स धरती पर वापस आने के लिए तैयार थे। कॉस्मोनॉट्स सोयूज 11 स्पेसक्राफ्ट में वापस बैठे और धरती की ओर रवाना हुए। इस मिशन के कमांडर डुब्रोवस्काई ने इस बात की जानकारी दे दी थी कि वे स्पेस स्टेशन को छोड़ धरती की ओर बढ़ चुके हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट धरती तक पहुंचा भी। कजाकिस्तान के एक एरिया में ये स्पेसक्राफ्ट सेफली लैंड हुआ। कुछ गलत होने की आशंका भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद स्पेसक्राफ्ट से कोई आवाज नहीं आई, जिसके बाद अराइवल टीम ने स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल को नॉक किया, लेकिन तब भी अंदर से कोई जवाब नहीं आया। टीम ने जब दरवाजा तोड़ा और अंदर जो उन्हें दिखाई दिया, उसने सभी के होश उड़ा दिए। कॉस्मोनॉट्स अपनी सीट्स पर मरे हुए पाए गए। उनके चेहरे पर ब्लू धब्बे थे और उनके कानों और आंखों से खून बह रहा था। तीनों के तीनों कॉस्मोनॉट्स मरे हुए थे। बाद में हुए इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि लौटते समय उस स्पेसक्राफ्ट में तेज झटके के कारण होल हो गया था, जिससे कैप्सूल डिप्रेशराइज्ड हो गया था। कॉस्मोनॉट्स वैक्यूम के सीधे संपर्क में आए और उनकी मौत हो गई। ये अंदाजा लगाया गया कि धरती की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर ही वे 11 मिनट के लिए वैक्यूम के संपर्क में आए और धरती पर पहुंचने से 1.5 घंटे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये थे इतिहास के कुछ स्पेस डिजास्टर्स जिन्होंने मानवता को बुरी तरह से झकझोर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।